जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जाता है, हल किया जाता है। तो आज हम कक्षा 7वीं की जो भूगोल है, हमारा पर्यावरण का जो 9th चैप्टर है, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, किस प्रकार से लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, जो ये प्रश्न हैं ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको ज़रूर वीडियोस को देखें और इनसे लाभ प्राप्त करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है हमारा पहला प्रश्न। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक शीतोष्ण घास स्थल है, कैसा घास स्थल है? सबसे पहले तो हम याद रखेंगे शीतोष्ण घास स्थल है। जो विश्व के जो घास स्थल हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वो जो कि वहाँ की जलवायु पर जो महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसको निर्धारित करने वाला, जलवायु। तो 2 श्रेणियों में किस में बांटा गया है? एक तो हमारा शीतोष्ण, और जो दूसरे घास स्थल हैं वो हैं हमारे उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या हैं? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो इनमें जो है घास स्थलों को बांटा गया है। तो चलिए, तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घास स्थल हैं, शीतोष्ण घास स्थल हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टेपी, प्रेयरी, डॉन, वेल्ड। तो इसका सही जवाब होगा प्रेयरी। क्या होगा? प्रेयरी। अगला प्रश्न है, कितने मीटर ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता होती है? जो प्रेयरी में घास होती है वो कितने मीटर ऊंची होती है? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो सही जवाब होगा 2 मीटर जो ऊंची घास होती है वो प्रेयरी के भूदृश्य की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, किसे घास का सागर कहा गया है? तो किसे घास का सागर कहा गया है? वेल्ड, प्रेयरी, डॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जो है, वास्तव में क्या है, ये एक घास का सागर है। क्या? प्रेयरी। प्रेयरी क्या है? घास का एक सागर है, बहुत घास है यहाँ पर। ठीक है, प्रेयरी के पश्चिम तथा पूर्व में क्या स्थित है? आपको आप यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का जो मैप है वो आप निकाल कर देखें और उसमें देखें कि जो पश्चिमी तथा पूर्वी में उसके क्या स्थित है। जो हमारा घास स्थल है उसके पश्चिम पूर्व में कौन कौन सी जगहें हैं या क्या क्या हैं, तो आपको बताना है। तो आप मैप ज़रूर सर्च करें और उसको देखें कि ये कैसे, जिससे आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं मैप को देख कर कि उसके पश्चिम और पूर्व में क्या क्या स्थित है। तो पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक। पश्चिम में ग्रेट लेक तथा पूर्व में रॉकी पर्वत। पश्चिम व पूर्व में रॉकी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है पश्चिम में जो है प्रेयरी के रॉकी पर्वत हैं। पश्चिम रॉकी पर्वत हैं और पूर्व में ग्रेट लेक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रेरी, क्या है यहाँ पर? प्रेरी का जो अपवाहन कौन सी नदी की सहायक नदियाँ करती हैं? यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये है प्रेयरी, जो घास के मैदान है वहाँ पर जो अपवाहन होता है अमेरिका में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर कौन सी नदी की सहायक नदियाँ करती हैं? सास्केचुआन, मिसिसिपी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मिसिसिपी। जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ क्या करती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रेयरी का जो भाग है वो अपवाहन, उसका अपवाहन कौन सी नदियाँ करती हैं? मिसिसिपी की जो सहायक नदियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के प्रेयरी, ये भी प्रेयरी का जो अपवाहन कौन सी नदी की सहायक नदियाँ करती हैं? सास्केचुआन, मिसिसिपी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है सास्केचुआन।
जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ जो हैं कनाडा के जो प्रेरी के भाग हैं उसको आह्वान करती हैं। आप ये देखना कि मैप में देखेंगे कि जो प्रेरी का जो भाग है वो ज़्यादातर कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है उसके जो दो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के यहाँ पर ही ज़्यादा भाग स्थित है। तो जो नदियाँ हैं वो मिसिसिपी अमेरिका के जो क्षेत्र हैं उसको अपवाहन कौन सी नदी करती है, मिसिसिपी। और जो कनाडा का क्षेत्र है उसका अपमान कौन करती है, सास्केचुआन, जो उसकी सहायक नदियाँ होती है। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो हमारी प्रेयरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किस भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है सादवल। देखो यहाँ पर आप सादवल का अर्थ जाने, सादवल का अर्थ है हरा भरा, ठीक है, घास। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो ये प्रिएटा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, लैटिन का, फ्रेंच, या इनमें से कोई नहीं। जो प्रेरी शब्द की उत्पत्ति प्रिएटा शब्द से हुई है तो वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जो सादवल है उसका अर्थ क्या है, हरी भरी, जो हरा भरा क्षेत्र होता है, घास होती है। अगला प्रश्न है, जो रेड इंडियन होते हैं उन कहाँ के मूल निवासी कहे जाते हैं। जो रेड इंडियन हैं ये कहाँ के मूल निवासी कहे जाते हैं। देखिए यहाँ आप रेड इंडियन सोच कर सोच सकते हैं कि इंडिया का ही कहीं भाग होगा, लेकिन नहीं, ये रेड इंडियन जो हैं वो कहाँ के मूल निवासी आपको बताना है। प्रेरी के घास के मैदान, वेल्ड के घास के मैदान के, डॉन के घास के मैदान के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रेरी के जो घास के मैदान के जो मूल निवासी कौन हैं, रेड इंडियन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान हैं किन अन्य आदिवासियों का निवास स्थान भी रहे हैं। यहाँ पर और कौन सी अन्य आदिवासी जातियाँ रहती हैं, कौन आदिवासी लोग जो निवास करते हैं, अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी। यहाँ पर ऐसे हैं, इसकी वर्तनी सही ये है, क्री तथा पौनी, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी जो हैं हमारे प्रेरी घास के मैदान के जो अन्य आदिवासियों का जो ये इनका निवास स्थान रहा है, अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक नाम दिया गया है चिनूक। क्या है ये, चिनूक क्या है आपसे पूछा गया है। गर्म पवन, ठंडी पवन, सामान्य पवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चिनूक जो है एक गर्म पवन है। क्या है, गर्म पवन है, जो कि शीत ऋतु में बहती है। कब बहती है, शीत ऋतु में, जो कम समय में ही तापमान को क्या कर देती है, गर्म होने के कारण बढ़ा देती है। ठीक है, और जो तापमान जब बढ़ जाता है, जब तापमान चिनूक की उपस्थिति में तापमान बढ़ जाता है तो उसकी वृद्धि के कारण, तापमान की वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। और जो पशुओं के लिए जो चरने के चारागाह वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, उनको वहाँ पर जो पानी उपलब्ध हो जाता है तो फिर चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। ये प्रेरी घास के मैदान की ही विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं। जो चिनूक है एक गर्म पवन है। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है। जो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो सही जवाब होगा 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका। प्रेरी घास के मैदान का जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रेरी है, प्रेरी घास के मैदान में शीत ऋतु में जो कनाडा के विनीपेग में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। जो कनाडा का एक मुख्य स्थान कौन सा है, विनीपेग, वहाँ पर जो तापमान सबसे जो बहुत ही कम रहता होगा, इसीलिए वहाँ का जो सबसे जो शीत ऋतु में तापमान है वो कम तापमान कितना रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आप याद रखेंगे, विनीपेग पूछा जा सकता है कि विनीपेग कहाँ है, तो कनाडा में है। तो -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा -20 डिग्री सेल्सियस। कितना, -20 डिग्री सेल्सियस जो है कनाडा के विनीपेग में तापमान को दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी दिशाओं के अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक क्या थी, एक गर्म पवन थी, इसको स्थानीय पवन भी कह सकते हैं। तो ये किन दिशाओं के अवरोध की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी कि उनमें अवरोध नहीं रहता है। तो कौन सी दिशाएं हैं जब ये जिसके कारण
उनका अवरोध की अनुपस्थिति में, जिसके कारण ये हवा बहती है, स्थानीय पवन बहती हैं। पूर्व पश्चिम अवरोध, उत्तर दक्षिण अवरोध, उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम अवरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति यहाँ रहती है, यानी कि रुकावट नहीं हो पाती है, जिससे कि यहाँ पर स्थानीय पवन चिनोक बहती है। अगला प्रश्न है, प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, बिल्कुल वहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं उग पाते हैं, लेकिन जहाँ पर जल उपलब्धता हो जाती है तो वहाँ पर कौन से पेड़ उगते हैं। जो प्रेयरी में कहीं कहीं पर जब जल की उपलब्धता हो जाती है तो कुछ पेड़ उग जाते हैं, तो वो कौन से हैं। सरपत, यानी कि जिसको विलो भी कहते हैं, ऑल्डर या फिर पॉपुलर, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ये सभी वृक्ष जो है, पेड़ जो हैं उग जाते हैं। सरपत, विलो भी इसको बोलते हैं, ऑल्डर एवं पॉपुलर। अगला प्रश्न है, जो प्रेयरी है वहाँ पर कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। जो प्रेयरी के जो प्रदेश है वहाँ पर कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश जो कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। 60 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 40 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर 30 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 50 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वो प्रदेश क्या होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेयरी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रेयरी क्षेत्र है वहाँ पर फसल कौन सी मुख्य होती हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर आप ध्यान दें कि मुख्य फसल पूछी जा रही है, तो ये मुख्य फसल वहाँ की मक्का। कौन सी फसल है, मक्का फसल है। इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो मक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य फसलें भी क्षेत्र में उगाई जाती हैं, वे कौन सी हैं। कुछ अन्य फसलें भी हैं, जैसे मक्का तो वहाँ की मुख्य फसल है ही, लेकिन कुछ अन्य फसलें भी हैं वहाँ पर उगाई जाती हैं, तो कौन सी हैं। आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा अल्फा, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ये सभी फसलें भी वहाँ पर उगाई जाती हैं। आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा अल्फा, तो ये सभी। अगला प्रश्न है, विशाल मवेशी फार्म को क्या कहते हैं। जो वहाँ पर फार्म बनाया जाता है, विशाल जो वहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है, तो वो कौन सा क्या कहे जाता है वहाँ पर। कैच, रैंच, स्वैच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रेंच। क्या बोला जाता है, रेंच बोला जाता है। और जो वहाँ पर मवेशियों की जो देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनको बोला जाता है काउ बॉय। क्या बोला जाता है, काउ बॉय। तो आप ये भी याद रखें, काउ बॉय। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान का महत्वपूर्ण पशु अमेरिकी भैंस है। क्या है ये, भैंस। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो भैंस है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो अमेरिकी भैंस होती हैं तो उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बाइसन, जैसन, रैसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका बाइसन। बाइसन, भैंस और बाइसन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरी घास के मैदानों में पाए जाने वाले अन्य जीव कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर बाइसन ही पाई जाती है, और अन्य जीव कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो आपको बताना होगा। खरगोश, कायोट, गोफर, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर खरगोश, कायोट, गोफर, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं प्रेयरी कुत्ता भी यहाँ पर पाया जाता है। प्रेयरी कुत्ता, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी जो जानवर हैं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन से सबसे अधिक विकसित देश प्रेयरी घास के मैदान में ही स्थित हैं। जो सबसे अधिक विकसित देश हैं, कौन से जो देश हैं, हमने बात की थी पहले भी, सबसे अधिक विकसित देश कौन से हैं और जो कि प्रेयरी घास के मैदान में ही स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका सही जवाब है दोनों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है,
जो प्रेयरी को विश्व का धनगार भी ये क्या है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर होगा आपका धान्यगार। एक सेकंड, ये है आपका धान्यगार। ठीक है, जो है प्रेयरी को विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। और इसका क्या कारण है? चावल की अत्यधिकता के कारण, गेहूं की अत्यधिकता के कारण, बाजरे की अत्यधिकता के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं की अत्यधिकता के कारण यहाँ पर प्रेयरी को विश्व का धान्यगार भी कहा गया है, गेहूं की अत्यधिकता के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेयरी घास के मैदान का क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा उद्योग प्रदेश क्यों बन गया है? जो प्रेयरी घास के मैदान का जो क्षेत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग प्रदेश बन गया है, तो क्या कारण रहा है? कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार की उपलब्धता, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था, या फिर ये दोनों, इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये दोनों ही कारण हैं जो कि इसको एक बड़ा उद्योग जो बना दिया है, औद्योगिक प्रदेश बना दिया है, इन दोनों कारणों से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर कौन से हैं? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन से हैं प्रेयरी में? शिकागो, मिनियापोलिस एवं इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी ही जो नगर प्रमुख हैं, शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास तथा जो है डेनवर, ये सभी आपके जो प्रमुख नगर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर कौन से हैं? जो कनाडा के जो प्रमुख नगर हैं प्रेयरी घास के मैदान में, एडमॉन्टन, कैलगरी, विनिपेग, या फिर ये सभी। तो एडमॉन्टन भी है, आपका कैलगरी भी है, विनिपेग भी है, तो ये सभी ही जो हैं प्रमुख नगर हैं। और इनमें एक और शामिल है आपका सैस्काटून। क्या है? सैस्काटून। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अफ्रीका में एक घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल ही है वो, तो उसको क्या कहेंगे आप? प्रेरी, डॉन, वेल्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है वो है वेल्ड। क्या है? वेल्ड। वेल्ड। अगला प्रश्न है, इस घास स्थल को वेल्ड नाम किसने दिया था? ब्रिटिश लोगों ने, डच अधिवासियों ने, या दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका के जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह क्या था, जो यह नाम जो है वेल्ड जो नाम है जो है डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। तो क्या है? डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वेल्ड की जो विशेषताएं क्या हैं? जो वेल्ड आपका शीतोष्ण घास स्थल है उसकी विशेषताएं क्या हैं? ये जो है 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार हैं। ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से घिरे हैं तथा उत्तर पूर्व के में उच्च वेल्ड स्थित हैं। क्या है? उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित हैं और ड्रेकेंसबर्ग के पर्वतों से घिरे हैं। या फिर ये इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा जो है ये सभी विशेषताएं क्या हैं? वेल्ड की ही विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले यहाँ उर्मिल पठार होते हैं और जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से घिरे होते हैं। और उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? उच्च वेल्ड स्थित हैं और इसके पश्चिम में जो है कालाहारी जो रेगिस्तान स्थित है। तो आप ये सभी बातें बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किन नदियों की सहायक नदियां वेल्ड प्रदेश को सिंचित करती हैं? जो यहाँ पर कुछ नदियां हैं उनकी भी सहायक नदियां जो हैं इस प्रदेश को, वेल्ड प्रदेश को जो सिंचित करती हैं। ऑरेंज, लिम्पोपो, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, ऑरेंज और लिम्पोपो नदियां। आप याद रखें वेल्ड प्रदेश की जो ऑरेंज और लिम्पोपो नदियां किससे संबंधित हैं? वेल्ड प्रदेश से।
अगला प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे, वेल्ड जो शीतोष्ण घास स्थल हैं कहाँ के हैं, कौन से महाद्वीप में हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महासागर के प्रभाव के कारण, एक महासागर है उसके प्रभाव के कारण जो है वेल्ड की जलवायु नम होती है? प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के कारण, दक्षिण महासागर के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा हिंद महासागर के जो प्रभाव के कारण जो है जो वर्ल्ड की जो जलवायु है वो नम होती है। आप यहाँ पर जब भी आपको ये बोला जाता है प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, या फिर आपको कोई महाद्वीप के बारे में बताया जाता है, तो आप एक काम ज़रूर कीजिए, आप मैप को ज़रूर सर्च करें और उसमें देखें कि कौन सी जो हमारे महासागर कहाँ कहाँ से ये कहाँ कहाँ से इनकी स्थिति है और कहाँ कहाँ पर हमारे जो महाद्वीप हैं उनको भी आप ज़रूर सर्च करें, जिससे कि आपका एक माइंड मैप भी खुद से क्रिएट हो जाएगा। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ और किस चीज़ से आप रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो आपको जल्दी और स्थायी रूप से याद होगा। अगला प्रश्न है हमारा, शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, इस दौरान यहाँ का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है? जो कि वेल्ड की शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कैसी होती है? ठंडी और शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं? ठंडी और शुष्क होती हैं। तो वहाँ का जो तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है? 10 से 15, 5 से 10, 10 से 12, 15 से 25। तो इसका सही जवाब होगा जो है 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के मध्य रहता है। तो आपका सही जवाब होगा 5 से 10। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है, होती तो थोड़े से समय के लिए हैं लेकिन गर्म होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का जो तापमान होता है लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है? ये भी वहाँ की एक जगह का नाम है, तो आप ये याद रखेंगे, जो जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में? 5, 10, 20, 25। तो इसका सही जो जवाब है वो है 20 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ का तापमान दर्ज किया जाता है जोहान्सबर्ग का। अगला प्रश्न है, जो वेल्ड है उस क्षेत्र में वर्षा कब होती है? आपको यहाँ बताना है। आपको पता है आपके जो इंडिया में जो बारिश होती है वो जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर माह तक चलती रहती है, ठीक है। तो आपको ये बताना, जो वेल्ड क्षेत्र है वो कहाँ, कितनी, मतलब कौन से महीनों के बीच में, कौन से मंथ जो होते हैं उनके बीच में बारिश होती है? जून से सितंबर के बीच, नवंबर से फरवरी के बीच, सितंबर से नवंबर के बीच, जनवरी से अप्रैल के बीच। तो इसका सही जो जवाब होगा वो वेल्ड क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे जो आपका नवंबर से फरवरी के बीच जो है ग्रीष्म ऋतु का काल होता है, तो वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ मैप भी देख सकते हैं। आप मैप में ये देखें कि वेल्ड क्षेत्र कहाँ पर हैं। वेल्ड क्षेत्र जो जहाँ पर है आप ये देखें कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर हैं, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। आप सारी चीज़ें अगर आप आपके माइंड में सेट कर लेंगे मैप को देख करके, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा कि जो ये बात हमने सीखी है यहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में जो हमने जाना है, जो बारिश का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। आप ये सब बातें को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे कि आपको रिलेट करके पढ़ने में बहुत अच्छे से स्थायी रूप से आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, वेल्ड की जो झाड़ियों में किस प्रकार की घास पैदा होती है? आपको बताना है जो वेल्ड की झाड़ियाँ हैं वहाँ पर किस कलर की, जो रंग की जो घास पैदा होती है? हरी घास, लाल घास, पीली घास, नीली घास। तो इसका सही जवाब है जो वहाँ के अधिकतर जो स्थल हैं वो घास से ढके होते हैं, लेकिन जो वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होने वाली जो घास है वो लाल घास होती है। वेल्ड की जो झाड़ियों में किस प्रकार की घास पैदा होती है? लाल घास। अगला प्रश्न है, ऊंचे हुए वेल्ड कौन से पौधे उगते देखे गए हैं? एक यहाँ पर आपको बता दें, एक सेकेंड, तो आप बताएं ऊंचे हुए वेल्ड में कौन से पौधे उगते हुए देखे गए हैं जो ऊंचाई पर भाग होते हैं? ये इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही थी कि जो आपके वेल्ड में जो कौन से पौधे उगते दिखाई देते हैं आपको देखे गए हैं, बबूल, मारुला, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा बबूल और मरोला। जो मरोला आपके हैं दोनों ही जो पौधे उगते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोनों। वेल्ड के प्रमुख जानवर कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर जानवर बताने हैं जो वेल्ड क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू, या फिर ये सभी। तो सभी जानवर जो हैं आपको यहाँ वेल्ड क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू। अगला प्रश्न है, वेल्ड किस प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? जो वेल्ड क्षेत्र है वहाँ पर जो निवासी रहते हैं वो कौन से व्यवसाय में लगे हुए होते हैं? पशुपालन एवं खनन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका पशुपालन एवं खनन के लिए ये लोग यहाँ पर इन कार्यों में लगे रहते हैं, पशुपालन एवं खनन। अगला प्रश्न है, वेल्ड की मिट्टी जहाँ पर उपजाऊ होती है वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो जाती है तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर? वहाँ पर मक्का, गेहूँ व ज्वार, अखरोट तथा ये मालूम नहीं होगा, यहाँ पर आपका आलू होगा। टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो या फिर ये सभी। तो आपका सही जवाब होगा मक्का भी, गेहूँ ज्वार भी, अखरोट और आलू भी। तो ये सभी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं जहाँ पर भूमि उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, आपका वेल्ड क्षेत्र जो है वहाँ की जो मुख्य नकदी फसलें कौन सी हैं? तंबाकू, गन्ना, कपास या फिर ये सभी। तो वहाँ की जो मुख्य नकदी फसलें हैं तो ये सभी फसलें वहाँ पर नकदी फसलें हैं, तंबाकू, गन्ना और कपास। अगला प्रश्न है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? भैंस पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, घोड़ा पालन। तो यहाँ के जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का तो वो कौन सा है? भेड़ पालन है। पशुपालन में कौन सा पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं? भेड़ों का। अगला प्रश्न है, कौन सी भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है? कौन सी की भेड़ की यहाँ पर एक लोकप्रिय प्रजाति के रूप में जानी जाती है? जेरिनो, मेरिनो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मुख्यतः ऊन के लिए भेड़ पाली जाती हैं और जो वेल्ड में ऊनी उद्योग जो है विकसित हो रहा है, और जो मैरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति के रूप में जानी जाती है। कौन सी? मैरिनो। अगला प्रश्न है, खनन क्षेत्र में किन का खनन इस प्रदेश के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है? देखिए, आपको पता है पशुपालन और खनन होता है। पशुपालन में भेड़ पालन मुख्य रूप से किया जाता है, और खनन जो है किस आपके खनिज जो होते हैं उन किन इनमें से कौन से खनिज का जो ज़्यादा खनन होता है? तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कोयला तथा लोहा, सोना तथा हीरा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है इसका सही जो जवाब होगा सोना तथा हीरे का जो खनन होता है इस प्रदेश के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय है, सोना तथा हीरा। आप याद रखेंगे वेल्ड क्षेत्र कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, और जहाँ पर सोना और हीरा की जो खनन का कार्य जो है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है? विश्व की जो स्वर्ण राजधानी किस क्षेत्र को कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जोहान्सबर्ग, किम्बरले। देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तो क्या है, दोनों ही प्रेरी भाग हैं, और वहाँ पर कोई सोने और हीरे की बात नहीं हुई थी। तो बचा क्या? जोहान्सबर्ग या किम्बरले। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा विश्व की स्वर्ण राजधानी कही जाने वाला जो क्षेत्र है वो है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाने वाला क्षेत्र जोहान्सबर्ग। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, कौन सा क्षेत्र जो है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? कनाडा, जोहान्सबर्ग, ये यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है,
जोहान्सबर्ग या फिर किम्बरले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका हीरे की जो खान के लिए प्रसिद्ध है वो है किम्बरले। क्या है? किम्बरले क्षेत्र जो है आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं तक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और आपको मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी आप भूगोल का जो चैप्टर करें तो उसके साथ आप मैप ज़रूर करें। मैप को आप ज़रूर सर्च करें। मैप में आप हर एक जगह को सर्च कर कर देखें, जिससे आपको माइंड मैप बनाने में बहुत ईजी, आपका माइंड मैप बनने के बाद आपको बहुत ईजीली चीज़ें याद रहेंगी, आप स्थायी रूप से उनको याद रखेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप आपके माइंड में ही उस मैप को बना करके देख लेंगे कि वो उसके उत्तर पश्चिम में है, या फिर आपके उसके उत्तर पूर्व में है, या फिर आपके दक्षिण में है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ मैप बना को सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।